हेलो एवरीवन। तो देखिए, हमने 40 नंबर तक क्वेश्चन पेपर अटेंड कर लिया था और ये पूरी टेस्ट सीरीज आपकी करंट अफेयर पर बेस्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से बहुत सारे लोग हाफ वीडियो देखते हैं तो उसको फुल देखिए, आपको उसी से हेल्प मिलेगी। उस हाफ देखने से मिलेगी बट पूरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, कई लोग ये कह रहे थे, कई बार कमेंट आ रहे थे कि आप 2 पार्ट में वीडियो को अपलोड करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, और सही बात है, वीडियो तो लंबा हो ही जाता है, क्योंकि जब आप 60 से 70 क्वेश्चन अटेंड करते तो 1 घंटे तो आराम से बताने में लग जाते हैं। तो मैंने फिर इस बार ना 40 में डिवाइड कर लिया था। तो चलें, अब हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें से कोई असुविधा हो रही हो, आप लोगों को कोई बात चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल है, जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है तो वो @resource UPPSC को आप टेलीग्राम और यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उस पर आप कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं अगर कोई सुविधा हो रही है तो, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड या फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, वैसे सारे ही वीडियो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे पड़े हैं, कोई भी इन पे फ़ी या चार्ज नहीं है, तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में खबरों में रहा सी लैम्प्रे किस प्रजाति से संबंधित। ऑप्शन है मगरमच्छ, बी मैंग्रोव, सी कछुआ या डी मछली। तो बात करें सी लैम्प्रे की, तो यह एक मछली की दुर्लभ प्रजाति है जो अपने शिकार का खून निकालने के लिए जानी जाती है। इसे हाल ही में टेक्सेल के डच द्वीप पर देखा गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि ये क्या है, ये सी लैम्प्रे की एक प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि महिला निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। ऑप्शन है राजस्थान, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। बात करें अगर महिला निधि की, तो ये आपके राजस्थान द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी कि चुनाव होने के पहले क्वेश्चन बन गया था, तो अशोक गहलोत थे, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में चुनाव हुए और वहाँ के मुख्यमंत्री दूसरे हैं, ठीक है। तो गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महिला निधि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ पूरक निकाय के रूप में कार्य करती है। अब देखिए, यहाँ पर 8% ब्याज है, काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए ये और एक नई प्रकार की योजना कहें या एक पहल कहें तो काफ़ी अच्छी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। ऑप्शन है नॉर्वे, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी इटली। बात करें, एक अलग ही बात है, एक तरीके से किराए के स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, तो फ्रांस में आयोजित एक गैर बाध्यकारी जनमत संग्रह में 89.03% वोट फ्री स्टैंडिंग स्कूटर के विरोध में थे, जिन्हें ऐप के माध्यम से अल्पकालिक आधार पर बुक किया जाता है। किराए के ई स्कूटर जिन्हें कारों के लिए हरित विकल्प को बढ़ावा देने के लिए 2018 में पेश किया गया था, इस साल 1 सितंबर तक इन उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांस में। अनोखी पहल है और अच्छी भी है। इससे क्या रहता है कि लोग अपने वाहनों का कम यूज़ करते हैं और किराए का स्कूटर लेके उसका यूज़ करते हैं, तो उससे पर्यावरण इतना प्रदूषित नहीं होता है, ठीक है। चलें, हमारे भी देश में कभी न कभी इस तरीके की चीज़ें आएंगी, बट थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा शब्द मिशन लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ का विचार 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। सेकंड, यह मिशन व्यक्तियों के वैश्विक नेटवर्क प्रो प्लैनेट पीपल P3 को बनाने और पोषित करने की योजना बना रहा। थर्ड ऑप्शन है कि इस मिशन ने प्रचलित यूज एंड डिस्पोज अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ बदलने की कल्पना की है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यहाँ ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए, लाइफ का विचार 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी जिसको हम COP26 बोलते हैं, के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया था। तो कथन एक सही है। लाइफ आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक कार्यवाही की शक्ति का उपयोग करना और विश्व भर में लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इस मिशन की योजना को प्रो प्लैनेट पीपल P3 नामक व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और पोषित करने की है, जिनकी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्ध
प्रतिबद्धता होगी, तो कथन सेकंड भी आपका यहाँ पर सही है। बात करें अगर हम ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा थर्ड भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किन मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया। ऑप्शन फर्स्ट, महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु, बाल अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु। सी है अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु। एंड डी है कि विधायकों की त्वरित जांच के लिए। ठीक है, तो मतलब उच्चतम न्यायालय ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों की त्वरित जांच के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य विशिष्ट दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबी समस्या को हल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में वादों की संख्या अलग अलग है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा विधायकों की त्वरित जांच के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार खुशहाली के पैमाने पर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन है डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड या डी पोलैंड। तो ये जो रिपोर्ट आती है इंपॉर्टेंट होती है, इन पे क्वेश्चन भी खूब आते हैं। बात करें अगर आपके वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के बारे में, तो 2023 के अनुसार फिनलैंड लगातार छठी बार शीर्ष स्थान पर है, और इस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क दूसरे तथा आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन की बात कीजिए तो अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करता देश है, एवं उसके बाद क्रमशः लेबनान, सिएरा लियोन, जिम्बाब्वे का स्थान रहा। लिथुआनिया ने 20वें स्थान के रूप में शीर्ष 20 में अपनी जगह बनाई। भारत आपका 136 देशों में से 125वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा। ऑप्शन है अंजी नदी, बी रावी नदी, सी ब्यास नदी या डी झेलम नदी। ठीक है, तो बात करें अगर हम यहाँ पर, देखिए जम्मू और कश्मीर में अंजी नदी जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो उसके ऊपर भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल को मई 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। कटरा और रियासी स्टेशनों के बीच अंजी पुल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में पड़ता है। ये क्वेश्चन अभी हमने किसी और एक टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर में सॉल्व भी किया था। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में निम्नलिखित में से किस देश को संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त हुई। ऑप्शन है ओमान, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब या डी मालदीव। बात करें तो हाल ही में सऊदी अरब को संघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त हुई है। तो 48 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में विकसित लिथियम आयन बैटरी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, यह ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत विकसित एक स्वदेशी तकनीक है। सेकंड है, इसमें 95% से अधिक लिथियम यानी एलाई, कोबाल्ट, CO सामग्री को लगभग 98% शुद्धता के साथ उनके संबंधित ऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि पुनर्चक्रण प्रक्रिया में विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के माध्यम से धातु मूल्यों की श्रेणीबद्ध चयनात्मक निष्कर्षण के बाद निक्षालन की प्रक्रिया सम्मिलित है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई भी नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमने अभी पढ़े, उसमें से आपके सी सभी 3 सही हैं। ठीक है, पूछे कितने सही हैं, तो तीनों सही हैं। अब अच्छे से आप PDF में उसका आंसर और पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन यही है सेम, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है लुइस कैफरेली, बी जॉन स्टिलवेल, सी इयान स्टीवर्ट या डी कीथ डेवलिन। बात करें तो लुइस कैफरेली को गैर रैखिक आंशिक समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत में उनके योगदान हेतु वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लुइस कैफरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, बी आम आदमी पार्टी, सी जननायक जनता पार्टी या डी इंडियन नेशनल लोक दल। वैसे खबरें करंट में थी आयोग की, इसका आंसर पता होगा, पर फिर भी जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है उसके लिए मैं बता दूं, या जिसने करंट को नहीं पढ़ा होगा उतने ध्यान से, तो हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि G7 शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 49वां G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान में आयोजित किया गया था। सेकेंड है कि यूक्रेन के साथ युद्ध
शुरू होने के बाद रूस को वर्ष 2022 में समूह से बाहर कर दिया गया था। तो कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें तो 49वां आपका जो G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो 2023 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। ठीक है, कथन एक आपके यहाँ पर सही है। इसके सदस्य आपके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद रूस को G8 अब G7 से निष्कासित कर दिया गया था। तो सेकंड आपका क्वेश्चन सही नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, रूस को निकाला तो गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा ये बनाया है कि बच्चा फंस जाए। रूस को 2022 में नहीं, रूस को 2014 में ही निकाल दिया गया था, है ना। तो निकाला तो गया था, लेकिन क्योंकि डेट आप मतलब समय जो है वो गलत दिया है, बट कंफ्यूज करने के लिए दिया कि हाँ वॉर शुरू हुआ था तो मे बी कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के योगदानकर्ता देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत या डी रूस। तो अगर बात करें कि साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के योगदानकर्ताओं देशों में शीर्ष स्थान पर अगर कोई देश है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कह रहे हैं हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है कर्नाटक, बी लद्दाख, सी सिक्किम या डी उत्तराखंड। तो अगर बात किया जाए तो आपका 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन फर्स्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। बात करें यहाँ पर कि सुप्रीम पहल के बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं, सुप्रीम पहल मतलब पहल का जो नाम है वो सुप्रीम है। तो बात करें तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सुप्रीम पहल शुरू की है और यह सरकार द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो मौजूदा विश्लेषण गत्यात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने हेतु मरम्मत, उन्नयन, रख रखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्न प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुप्रीम पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित शब्द डिप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस स्वैप में नीतिगत प्रतिबद्धताओं के बदले ऋण को कम करना या ऋणी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए खर्च करना शामिल है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि डिप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप में केवल आधिकारिक द्विपक्षीय कर्ज ही शामिल हो सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात करें यहाँ पर डिप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप, तो ये स्वैप ऋणी देशों को उनके ऋण बोझ को कम करते हुए जलवायु पर सार्थक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल आपका सही है, सेकंड आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पुष्करालु महोत्सव कहाँ मनाया गया। ऑप्शन है हरिद्वार, बी गया, सी वाराणसी या डी प्रयागराज। बात करें अगर पुष्करालु महोत्सव की, देखिए वाराणसी में 12 दिवसीय पुष्करालु महोत्सव मनाया जा रहा है। पुष्करालु पर्व को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन है विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। बात करें अगर आपके विकास रिपोर्ट प्रवासी के विषय में,
तो हाल ही में विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की आय में 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीय की आय में 120% की वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। पूछा जा रहा है कि किस एजेंसी ने इसको प्रकाशित किया, तो वो आपका हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि करंट अफेयर के और वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप जब चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लोगे और उसमें देखोगे तो प्लेलिस्ट बनी है। ज़्यादातर प्लेलिस्ट जीएस नाम से ही बनी है, लेकिन उनमें मंथली वाइज करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, तो आप उनको पहले प्लेलिस्ट को चेक कर लो। और मैंने आपको बताया था जैसा कि 60 के आगे, ठीक है, तो 60 प्लस से ज़्यादा जीएस के पेपर पड़े हैं, प्लस उसमें आर ग्रामर के वीडियोस पड़े हुए हैं, जो सारे के सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बढ़िया से उनको देख लीजिए, क्योंकि 6 महीने के बाद आपका आर का होना ही है। आपको पता है कि उसके लिए सरकार ने बोल दिया है। तो तैयारी अपनी बढ़िया से कमर कस लीजिए, ग्रामर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैं अभी फुल जीएस कंप्लीट करके आपको अपलोड कर रही हूँ, जिसमें करंट अफेयर पूरे हैं और सारा जीएस का उसमें टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन डीप स्पेस क्या है। ऑप्शन ए, भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में तीनों सेवाओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने हेतु प्रयास। सेकेंड ऑप्शन है 6000 गहरे मीटर गहरे महासागर के अंदर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अज्ञात गहरे समुद्री क्षेत्र के अवलोकन और समझ हेतु व्यक्तियों को भेजने संबंधित मिशन। सी कह रहे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान। या डी कह रहे कि एंड्रॉयड ऐप के द्वारा गूंगे और बहरे लोगों, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, को सहायता प्रदान करने हेतु केरल राज्य द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट। तो अगर हम बात करें मिशन डीप स्पेस के बारे में, तो देखिए, बात करें तो मिशन डीप स्पेस आपका भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में तीनों रक्षा सेवाओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने हेतु एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसके तहत स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और निजी क्षेत्र को समस्याओं के समाधान खोजने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपका आता है डीप स्पेस के बारे में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I2U2 क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। ये हालांकि चर्चा में है 1-2 साल से, तो आपको आइडिया होगा ही। सेकंड कह रहे हैं कि I2U2 को अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद गठित किया गया था। थर्ड है कि अब्राहम समझौते से इजराइल और कई अरब खाड़ी देशों के बीच संबंध सामान्य हुए हैं। तो कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर I2U2 की, देखिए I2U2 आपका क्वाड I2U2 4 देशों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। ठीक है, इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। तो कथन एक आपका यहाँ पर फिलहाल सही है। नेक्स्ट बात करें तो यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा हेतु समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देना है। I2U2 को शुरू में अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद गठित किया गया था। तो कथन सेकंड भी यहाँ पर सही है। तो यानी कि अगर बात करें ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ये सी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करें अगर, तो कह रहे हैं कि हाल ही में हुए जल निकायों की प्रथम गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, या डी उत्तर प्रदेश। बात करें तो हाल ही में हुए जल निकायों की प्रथम गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक 7.47 लाख है एवं सिक्किम में सबसे कम 134 है। पश्चिम बंगाल में तालाब एवं जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है एवं जल निकायों के मामले में पश्चिम बंगाल का शीर्ष जिला
दक्षिण 24 परगना है। और सबसे अधिक टैंक आंध्र प्रदेश में एवं सबसे अधिक झीलें तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, सब ना भी याद रहे तो एक चीज़ याद रहे कि सबसे ज़्यादा अगर जल निकायों की बात होगी तो वो आपका पश्चिम बंगाल में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट नीति आयोग, बी विश्व बैंक, सी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका 2023 प्रकाशित किया गया, जिसमें 180 देशों के सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत की रैंक 150 थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको हो जाएगा। इसको कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अंतर समुद्री सुरंग निम्नलिखित में से किस शहर में बनाई गई? ऑप्शन है चेन्नई, बी मंगलुरु, सी मुंबई या डी कोच्चि। अगर बात करें बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना पर 2 वर्ष से अधिक के कार्य के पश्चात भारत की पहली अंतर समुद्री जुड़वा सुरंगें मुंबई में खुलने वाली है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि समाचार मेरा फोरम शॉपिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, फोरम शॉपिंग वादियों या वकीलों द्वारा जानबूझकर किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय का चयन करने के अभ्यास को संदर्भित करता है, जहां उनका मानना है कि निर्णय उनके मामले के लिए अधिक अनुकूल होगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा। सेकेंड कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग को न्यायालयों द्वारा एक विवादित प्रथा के रूप में करार दिया है, जिसकी कानूनी रूप से कोई मंजूरी और सर्वोच्चता नहीं है। तो कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें अगर यहाँ पर फोरम शॉपिंग वादियों या वकीलों द्वारा जानबूझकर किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय का चयन करने के अभ्यास को संदर्भित करता है, जहां उनका मानना है कि निर्णय उनके मामले के लिए अधिक अनुकूल होगा। तो कथन एक आपका यहाँ पर फिलहाल सही है और कथन सेकेंड भी हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि दोनों कथन आपका सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने फोरम शॉपिंग को न्यायालयों द्वारा विवादित प्रथा के रूप में करार दिया, जिसे विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में कानूनी रूप से कोई मंजूरी और सर्वोच्चता नहीं है। कथन सेकंड भी सही है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहे हैं समाचार मेरा वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से? ऑप्शन है ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान एंड डी चीन। बात करें यहाँ पर तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। वानसांग एक ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम के उत्तर कोरिया के सफल प्रक्षेपण को देखते हुए इस समझौते में कोरियाई महाद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने और परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिण कोरिया के परमाणु क्षेत्र में हो रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करने की रूपरेखा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीकी संघ, बी चीन, सी ब्राज़ील या डी यूरोपीय संघ, ये चीज़ को यूरोपीय एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। वर्ष 2013 में प्रस्तावित बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव BRI भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका तथा यूरोप से जोड़ने के लिए चीन का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है, चीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में चर्चित ऑप्स अलर्ट अभ्यास क्या है? ऑप्शन फर्स्ट भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल का अभ्यास है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास है। सी राजस्थान में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के मध्य सैन्य अभ्यास। या डी अंडमान सागर और मलक्का जल संधि में भारत इंडोनेशियाई सैन्य अभ्यास। अब
हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन है जिसको ऑप्स अलर्ट अभ्यास के नाम से जाना जाता है या कहा गया है। ठीक है, देखिए बात करें तो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र सीमा सुरक्षा बल ने सर क्रीक से लेकर कच्छ, गुजरात और बाड़मेर राजस्थान क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध मतलब तत्वों के किसी भी इरादे को विफल करना। ऑप्शन ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के मद्देनज़र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वित्तीय नवाचार का समर्थन करने हेतु प्रतिबद्ध 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कि GFIN गिफिन वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में एक अग्रणी नियामक निकाय वित्तीय आचरण प्राधिकरण की अध्यक्षता में है। थर्ड कह रहे हैं कि भारत की ओर से केवल भारतीय रिजर्व बैंक ही इसका सदस्य है। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें तो उपभोक्ता केंद्रित वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहायता संघ में 80 से अधिक वैश्विक वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA अग्रणी है। यह संगठन इसमें शामिल हुए। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट और देखिए अगर हम बात करें इसके आंसर की तो उपभोक्ता केंद्रित वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहायता संघ में 80 से अधिक वैश्विक संगठन शामिल हुए हैं। कथन एक आपका यहाँ पर फिलहाल सही है। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं कि वित्तीय आचरण प्राधिकरण FCA अग्रणी है जो यूनाइटेड किंगडम में एक प्रमुख नियामक निकाय है जो वर्तमान में GFIN के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। तो कथन सेकंड भी आपका यहाँ पर फिलहाल सही है। ठीक है, थर्ड सही नहीं है लेकिन इन्होंने ऑप्शन में भी लगा दिया, पर आपका ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल ए सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो मिसप्रिंट होती रहती हैं आंसर में, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन है 23वां, बी 29वां, सी 33वां, या डी 38वां। बात करें तो विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों के सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के द्वारा किस स्थान पर स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है वाशिंगटन DC, बी न्यूयॉर्क, सी फ्लोरिडा, या डी कैलिफोर्निया। अगर हम बात करें, देखिए हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के द्वारा वाशिंगटन DC में स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किया गया, तो इस बैठक में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति, जलवायु तथा विकास, गरीबी उन्मूलन और धीमी आर्थिक वृद्धि। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द पर्सोना नॉन ग्राटा का संबंध निम्नलिखित में से किससे। ऑप्शन है अब्राहम समझौता, बी कानकुन सम्मेलन, सी वियना सम्मेलन, या डी उपयुक्त सभी। तो नाम है इसका पर्सोना नॉन ग्राटा। तो इसका संबंध किससे है। कनाडा और चीन के बीच राजनयिक तनाव बढ़ता जा रहा है, इसके चलते राजनयिकों का निष्कासन किया गया है। कनाडा ने एक चीनी राजनयिक को निष्कासित कर दिया, तो चीन ने कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। अब ये पर्सोना नॉन ग्राटा होता क्या है कि अवधारणा की जड़ें राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय में पाई जाती हैं, जो वर्ष 1961 में हस्ताक्षरित एक संधि है और यह देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करती है। तो सी आपका हो जाएगा यहाँ पर वियना अभिसमय। ठीक है, दूसरी बात, ये जो शब्द है ये इसी अभिसमय के अंदर पाया जाता है। तीसरी बात, जब किसी देश में राजनयिक कौन होते हैं, जैसे आपके कुछ लोग चीन में गए, भारत से चीन में जाते हैं। अब चीन में भारतीय लोगों को कोई समस्या होती है तो वहाँ पे जैसे हमें घर में कोई समस्या होती है तो हमारे जो ग्रैंड होते हैं, दादा हो गए, पिताजी हो गए, तो हम उनसे अपनी बात बताते हैं ना। अब यहाँ पर क्योंकि देश लेवल पे ये बात है, बड़ी बात है। अब चीन में किसी को क्या समस्या हुई, भारत में तब पता चलेगा जब वहाँ से वो बात कॉल करके कोई बताएगा, या कि मान लो फ़ोन नहीं है तो कैसे किसी द्वारा किसी माध्यम से भेजी जाएगी बात, तब पता चलेगा। लेकिन
अगर आपका भारत का कोई भारतीय व्यक्ति वहाँ चीन में रहता है तो सबसे पहले अगर भारतीय लोगों को कोई दिक्कत होती है चीन में तो वो लोग उनके पास चले जाएंगे। तो यहाँ से एक IFS अधिकारी होता है, वो वहाँ पे सिलेक्टेड होता है, वहाँ पे मतलब भेजा जाता है, वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे भारत की मीटिंग होनी है चीन में, उनसे संपर्क किया जाता है। चीन का कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तो चीनी लोग जो भारत में रहते हैं वो उनसे संपर्क करते हैं, तो उसे हम राजनयिक बोलते हैं, है ना। जो IFS होते हैं उनकी नियुक्ति होती रहती है समय समय पर। तो वैसे ही कनाडा और चीन की बात है, तो उसमें भी जब डिस्प्यूट हुआ तो उन्होंने इस नाम, ये जो शब्द है पर्सोना नॉन ग्राटा, ये घोषित कर दिया। मैंने, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि राजनयिक शब्द कभी कभी नहीं समझ में आता। जब हम नए नए आते हैं तैयारी में, हमें नहीं समझ में आता है ना, एम्बेसी क्या होती है, राजनयिक कौन होता है, तो वो थोड़ा सा नए व्यक्तियों के लिए। अगर कोई पुराना है जिसको पता, वो ये ना सोचे कि हमें ये चीज़ क्यों बता रहे हैं। मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसलिए बताती रहती हूँ, जो भी नया व्यक्ति जुड़ता है अगर उसे नहीं है क्लियर तो हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन माहिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि ऑप्शन ए, माहिर को संयुक्त रूप से विद्युत मंत्रालय और, है ना, विद्युत मंत्रालय और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसको? माहिर को। ऑप्शन सेकंड, मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें भारत एवं विश्व स्तर पर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करना, ठीक है। सेकंड आपका हो गया। थर्ड, कह रहे हैं कि इसकी केवल 2 स्तरीय संरचना है जिसमें एक सर्वोच्च समिति और एक तकनीकी कार्यक्षेत्र शामिल है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही वो बताने हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या डी कोई नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर नामक एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। तो कथन है कि यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि संयुक्त रूप से विद्युत मंत्रालय विज्ञान प्रौद्योगिकी, अब यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये आपका गलत हो जाता है फिलहाल। देखिए, सेकेंड और थर्ड आपका ऑप्शन सही है, यानी 2 ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लिखा है केवल 2, तो केवल 2 का मतलब ये मत समझना कि ऑप्शन 2 केवल सही है। केवल 2 का मतलब आप समझो कि केवल सेकंड सही है, थर्ड नहीं सही है, नहीं, 2 ऑप्शन सही हैं। तो उन्होंने केवल 2 दे दिया, यानी कि 2 ऑप्शन है। हालांकि इस तरीके से जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इनमें कन्फ्यूजन रहती है। UPSC में तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चों ने बोला भी कैसे कन्फ्यूजन होती है ना। कई बार हम समझ सकते हैं कि केवल 2 का मतलब सेकंड कह रहे हैं, केवल सेकंड, है ना, उसमें सही रहता है। बट क्योंकि ये UPPSC और UPSC है, एक आयोग है, तो ये थोड़ा सा बदलाव करेंगे तभी सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि क्लैरिफिकेशन मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड और थर्ड आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हैदराबाद में निर्मित किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है अप्पार, बी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य या डी नैनार। वैसे तो सिंपल है पर फिर भी मैं बता देती हूँ। हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 213 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु की श्री पेरुंबदूर में वर्ष 1017 में जन्मे रामानुजाचार्य को वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। सिंपल है, सी ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिंह भूम क्रेटन निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, बी अरावली पर्वतमाला, सी पश्चिमी घाट या डी पश्चिमी हिमालय। बात करें अगर तो हाल के शोध ने पूर्वी भारत के सिंह भूम क्रेटन में लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व निर्मित ज्वालामुखी और तलछटी चट्टानों का अनावरण किया है। तो ये आपका पड़ेगा छोटा नागपुर के पठार साइड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित। ऑप्शन है मिस्र, बी इथोपिया, सी सूडान या डी दक्षिण सूडान। बात करें तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया था, ये मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1997 के बाद पहली बार मिस्र का दौरा किया, मतलब प्रधानमंत्री जी ने। और मिस्र की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका मिस्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट, यह अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जिसमें प्रकाश भी नहीं बच सकता है। सेकंड, कह रहे कि यह आकाशगंगा और ब्रह्मांडीय परिदृश्य में पदार्थ के वितरण को समझने में मदद करता है।
ब्रह्मांड और इसके विकास की पूरी समझ विकसित करने के लिए डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए, ब्लैक होल से संबंधित यह अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहाँ पदार्थ इतना संकुचित है, यानी कि वही ऑप्शन है। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दी है डार्क मैटर के बारे में। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो केवल बी यानी कि सेकंड आपका सही है। क्यों फर्स्ट नहीं सही है, उसको आप बढ़िया से PDF से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाल ही में खबरों में रहा कखोवका बांध निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है रूस, बी यूक्रेन, सी मंगोलिया या डी बेलारूस। हम अगर यहाँ पर बात करें तो कखोवका बांध दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। यह 6 जून 2023 को एक विस्फोट में नष्ट हो गया, जिससे युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो बी हो जाएगा आपका ये यूक्रेन। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला वो उत्कर्ष 2.0 किससे संबंधित? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र, सी स्वास्थ्य क्षेत्र या डी रियल एस्टेट सेक्टर। बात करें अगर तो उत्कर्ष 2.0 वर्ष 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति का ढांचा है। तो विकल्प ए यहाँ पर फिलहाल आपका सही हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में रही चिटे लुई नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड या डी मणिपुर। बात करें तो मिजोरम में चिटे लुई नदी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये पूर्वी राज्यों में मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहे अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वर्ष 1992 के रंपा विद्रोह मन्यम विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। सेकेंड है कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम वीरुडु उपनाम दिया गया था। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ है ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 यानी 1922 के रंपा विद्रोह मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इस हिसाब से इन्होंने जो पूछा है, लेकिन ये कह रहे हैं भूमिका तो निभाई थी, पर रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम वीरुंड यानी जंगल का नायक उपनाम दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं, तो इसलिए हम इनको इतना ही रखते हैं। इसके बाद में हमने पॉलिटी का एक टेस्ट कराया था, इसके बाद हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप थकेंगे भी नहीं और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम मिलते हैं पॉलिटी की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।